हेलो एवरीवन, तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 का एग्जांपल नंबर 5 सॉल्व करेंगे और ये एग्जांपल इस एक्सरसाइज का पहला एग्जांपल है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एक नंबर दिया है √3, इसको इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। क्लियर है? तो अब ध्यान से देखेंगे, हमको पहले से पता है कि √3 जो है इरेशनल नंबर है, फिर भी हमको प्रूफ करना है कि ये इरेशनल है। ठीक है, तो इस तरह के नंबर को इरेशनल प्रूफ करने के लिए हम कंट्राडिक्शन मेथड का यूज करते हैं, जिसको हम पिछले वीडियो में डिटेल में डिस्कस किए थे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ठीक है, तो इस मेथड में क्या करते हैं कि हम सही चीज को पहले गलत एज्यूम कर लेते हैं, गलत मान लेते हैं, उसके बाद हम उसको फर्दर सॉल्व करते हैं, मैथमेटिक्स लगाते हैं। तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे हम खुद ही गलत साबित हो जाते हैं। ठीक है, एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे हम खुद ही गलत साबित हो जाते हैं, यानी कि मेरा माना हुआ चीज गलत है, जो क्वेश्चन में दिया है वही बात सही है। ठीक है, तो इस तरह से कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करके हम इरेशनलिटी प्रूफ करते हैं किसी भी इरेशनल नंबर का। क्लियर है? तो इसको हम पिछले वीडियो में डिटेल में डिस्कस किए थे, आप जाके वहां से इसको देख सकते हैं। अब कैसे प्रूफ करेंगे इसको ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। तो अब ध्यान से देखेंगे, √3 को इरेशनल प्रूफ करना है, तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगाने के लिए इसको हम गलत पहले एज्यूम करेंगे, गलत मानेंगे। तो यानी कि हम √3 को इरेशनल प्रूफ करना है तो हम इसको क्या मान लेंगे? रैशनल मान लेंगे, क्योंकि रियल नंबर्स दो ही होते हैं, या तो इरेशनल होता है या फिर रैशनल होता है। तो अगर इसको इरेशनल प्रूफ करना है तो हम इसको रैशनल मान लेंगे, गलत मानना है तो इसको क्या मान लेंगे? रैशनल मान लेंगे, क्योंकि दो ही तरह के नंबर्स होते हैं, रैशनल या फिर इरेशनल। ठीक है, तो इसको हम पहले रैशनल एज्यूम कर लेंगे, और रैशनल एज्यूम करने के बाद रैशनल नंबर का सारा प्रॉपर्टी इस पे हम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अगर एक भी प्रॉपर्टी इस पे अप्लाई नहीं हो पा रहा है रैशनल नंबर का, तो वहां से हम बोल देंगे कि मेरा माना हुआ चीज गलत है, यानी कि रैशनल नंबर नहीं है, ये क्या है? इरेशनल नंबर है। आ रही बात समझ में? अब ध्यान से देखेंगे, तो पहले लिखेंगे लेट √3 बी अ रैशनल नंबर। ठीक है, मान लिए कि √3 क्या है? एक रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर का सारा प्रॉपर्टी इस पे अप्लाई करेंगे। अब ध्यान से देखेंगे, अगर कोई भी नंबर रैशनल नंबर होता है तो उसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि √3 को भी हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर A/B के, या फिर M/N, मतलब वेरिएबल कुछ भी यूज कर सकते हैं, P/Q, M/N, A/B, कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे √3 इज इक्वल टू A/B, यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में। आप चाहो तो P/Q भी लिख सकते हो। अब इतना पता है कि A और B यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं, और डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे वेयर A and B are integers and B not equal to 0। ठीक है, और एक बात बताए थे कि कभी भी हम रैशनल नंबर्स को लिखते हैं ना, तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, अगर कोई रैशनल नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब बताए थे कि वैसा फ्रैक्शन जिसका मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? वैसा फ्रैक्शन जिसके और भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो 1 के अलावा। जैसे फॉर एग्जांपल 4/3। ठीक है, तो 4 और 3 को 1 को छोड़ के कोई दूसरा नंबर डिवाइड नहीं कर सकता है। 4 और 3 दोनों को कोई दूसरा नंबर डिवाइड नहीं कर सकता है, यानी कि इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सिंपलेस्ट फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या होता है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF यानी कि कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि HCF ऑफ A एंड B ये क्या होगा? 1। और जिस भी नंबर्स का HCF 1 होता है वो क्या होते हैं? कोप्राइम होते हैं, बताए थे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि दैट इज A एंड B आर कोप्राइम। ठीक, A और B क्या है? कोप्राइम नंबर है। आगे बात समझ में? चलिए अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। तो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो b जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b √3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3 भी हो जाएगा इज इक्वल टू a। क्लियर है? अब इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करने के लिए हम रूट हटाएंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट के साथ अगर किसी चीज को सिंप्लीफाई करते हैं तो वो थोड़ा लेंथी हो जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि रूट को हटाने की कोशिश करेंगे। तो रूट कैसे हटेगा? हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, तो स्क्वायरिंग से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, बोथ साइड्स। तो स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा √3b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a²। ठीक है, तो यहां से √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा इंटू b² इज इक्वल टू a²। क्लियर है? इसको अब हम इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे,
यहाँ पे 3b स्क्वायर को 3 कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 3b स्क्वायर को 3 कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। तो a स्क्वायर को भी 3 कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, क्योंकि 3b स्क्वायर के इक्वल ही a स्क्वायर है। तो 3b स्क्वायर की जगह पे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर अपॉन 3, यानी कि a स्क्वायर को भी 3 कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्लियरली 3 डिवाइड्स a स्क्वायर, ठीक है, 3 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, 3 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है और ये प्राइम नंबर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो a को भी यही प्राइम नंबर डिवाइड करेगा, यानी कि 3 a को भी डिवाइड करेगा। ये थ्योरम पढ़े थे, थ्योरम 1.2, कि अगर कोई प्राइम नंबर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो यही प्राइम नंबर इसके स्क्वायर रूट यानी कि a को भी डिवाइड करेगा। तो जस्ट वैसे ही अगर 3a स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो a स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, a होगा, तो यानी कि a को भी 3 कंप्लीटली डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्लियरली 3 डिवाइड्स a स्क्वायर, देयरफॉर 3 ऑल्सो डिवाइड्स, या फिर 3 डिवाइड्स a ऑल्सो। ठीक है, a को भी 3 डिवाइड करेगा। और यहाँ पे हम रीजन भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम रीजन भी लिख सकते हैं। रीजन क्या लिखेंगे कि सिंस एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे हम रीजन क्या लिखेंगे, लिखेंगे सिंस 3 इज प्राइम, 3 एक प्राइम नंबर है, एंड 3 डिवाइड्स a स्क्वायर, 3 डिवाइड्स a स्क्वायर, दिस इंप्लाइज 3 डिवाइड्स a ऑल्सो। ठीक है, ये रीजन लिख लेंगे यहाँ पे। आ रही बात समझ में? चलिए अब इसको हम फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे। अब 3a को भी कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, यानी कि हम बोल सकते हैं 3 जो है a का फैक्टर है, क्योंकि कोई भी नंबर किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है तो वो उसका फैक्टर होता है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से दिस इंप्लाइज 3 इज अ, या फिर देयरफॉर 3 इज अ फैक्टर ऑफ a, यानी कि 3 क्या है, a का एक फैक्टर है। इसको हम इक्वेशन सेकंड लेट कर लेंगे, यानी कि सेकंड लेट कर लेंगे इसको सिंपली। ठीक, अब ध्यान से देखेंगे, हम यहाँ पे बेसिकली क्या करते हैं कि यहाँ पे हम पहले से माने हुए हैं कि a और b का केवल एक ही कॉमन फैक्टर 1 है। ठीक है, अगर हम a और b का एक और कॉमन फैक्टर दिखा देंगे तो वहाँ से मेरा माना हुआ बात गलत हो जाएगा, यानी कि जो भी चीज़ हम एज्यूम किए हैं वो गलत साबित हो जाएगा। तो हम एज्यूम क्या किए थे कि ये रैशनल नंबर है, तो वो गलत साबित होगा, तो वो क्या हो जाएगा, फिर √3 इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या करेंगे कि a और b का एक और कॉमन फैक्टर दिखाने का कोशिश करेंगे। तो a का तो एक फैक्टर दिख गया 3, अब b का भी अगर फैक्टर 3 आ जाता है तो वहाँ से हम बोल सकते हैं कि a और b का एक और फैक्टर 3 है, जहाँ से ये साबित हो गया कि √3 का केवल एक ही कॉमन फैक्टर नहीं है, एक और कॉमन फैक्टर है, और वहाँ से मैं माना हुआ बात गलत हो जाएगा, यानी कि √3 इरेशनल प्रूफ हो जाएगा। क्लियर है? अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे तो आ गया कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ a, तो यानी कि जब 3 a को डिवाइड करेगा, समझेंगे बात को, यहाँ पे अगर 3 a को डिवाइड करेगा तो कुछ कोसेंट आया होगा तो उसको c मान लेते हैं, और रिमाइंडर तो 0 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से एक और बात लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि अगर इस पर हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाएंगे तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो डिविडेंड क्या है a, डिवाइजर है 3, कोसेंट है c, रिमाइंडर क्या है 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 3c, यहाँ पे लिख देंगे फॉर सम इंटीजर c, यहाँ पे c कोई इंटीजर हो सकता है, फॉर सम इंटीजर c। आ रही बात समझ में? ये कैसे आया, a इक्वल टू 3c, 3 से हम a को डिवाइड किए होंगे तो ये डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट वाला फॉर्म है। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, अब a इज इक्वल टू 3c हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे a के जगह पे, तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में a का वैल्यू 3 से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर है, तो a की जगह पे क्या है 3c, यानी कि 3c का होल स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये आ जाएगा 3, 9 को कैंसिल कर देगा 3 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा मेरा
बी स्क्वायर इजकल टू 3c स्क्वायर। ठीक है, 3 टाइम्स में 9 को कैंसिल कर दिया। अब ध्यान से देखेंगे 3c स्क्वायर को 3 कंप्लीटली डिवाइड करेगा, तो अगर 3c स्क्वायर को 3 कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो बी स्क्वायर को भी 3 कंप्लीटली डिवाइड करेगा, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्लियरली 3 डिवाइड्स बी स्क्वायर, तो देयरफॉर 3 डिवाइड्स बी ऑल्सो। अगर बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो बी को भी डिवाइड करेगा, जैसे हम यहाँ पे एक केस में हुआ था। आ रही बात समझ में? तो पहले इतना लिखें, उसके बाद हम इरेज करके ऊपर लिखेंगे। अब यहाँ पे 3 जो है b को भी डिवाइड कर रहा है, यानी कि हम बोल सकते हैं 3 जो है b का भी एक फैक्टर है। तो लिख सकते हैं कि देयरफॉर 3 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ b। ठीक है, इसको हम थर्ड मान लेंगे। अब ध्यान से देखेंगे 3 जो है a का भी फैक्टर आ रहा है, 3 जो है b का भी फैक्टर आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं 2 और 3 से कि 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि फ्रॉम 2 and 3 we can say that 3 is a common factor of a and b। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेरा माना हुआ बात गलत हो गया। हम क्या माने थे कि a और b का केवल एक ही कॉमन फैक्टर है 1, लेकिन जब हम इसको सॉल्व किए फर्दर तो मालूम चला कि a और b का एक और कॉमन फैक्टर आया है जो कि 3 है। ठीक है, तो यानी कि मेरा माना हुआ बात गलत हो गया, यानी कि जो चीज़ क्वेश्चन में दिया था वही बात सही है। यानी कि हम ये √3 जो है रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि रैशनल नंबर का सारा प्रॉपर्टी इस पर अप्लाई नहीं हो पा रहा है। यानी कि √3 रैशनल नंबर नहीं होगा, √3 इरैशनल ही होगा। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे लिखेंगे बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स the fact that this contradicts the fact that a and b are co-prime। a and b are co-prime। co-prime का मतलब जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो, या फिर लिख सकते हैं आप ऐसे भी कि but this contradicts the fact that a and b have no common factor other than 1। यानी कि इस बात को ये गलत कर रहा है, contradicts का मतलब ये गलत साबित कर रहा है। ठीक है, तो but this contradicts the fact that a and b are co-prime। और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों एराइज हुआ? ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए एराइज हुआ क्योंकि हम गलत एज्यूम कर लिए थे, गलत मान लिए थे। तो लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन एराइजेज बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग या फिर इनकरेक्ट एजम्पशन, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन दैट √3 इज रैशनल। यही हम गलत माने थे, गलत एज्यूम किए थे कि √3 रैशनल है। तो यहाँ से लिख सकते हैं हेंस √3 इज एन इरैशनल। यानी कि मेरा माना हुआ बात गलत साबित हो गया, यानी कि क्वेश्चन में जो बात बोला हुआ था वही सही है, यानी कि √3 इरैशनल नंबर ही है। ठीक है, और उनको पहले से भी पता है कि √3 इरैशनल ही है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को, यानी कि अगर हमको इरैशनल नंबर दिया है और उसका इरैशनलिटी प्रूफ करना है, यानी कि उसको इरैशनल नंबर ही प्रूफ करना है, तो उसके लिए हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड ही यूज करते हैं। आ रही बात समझ में? तो इस तरह से हम किसी भी इरैशनल नंबर का इरैशनलिटी प्रूफ करते हैं। ठीक है, इसके पिछले वाले वीडियो में हम √2 का इरैशनलिटी प्रूफ किए थे और यहाँ पे हम √3 का कर लिए। क्लियर है? चलिए फिर, होप कि ये समझ में आया होगा। अगर कहीं भी लगे कि समझ में नहीं आ रहा है तो उसको वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं, फिर से दोबारा देख सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर इस वीडियो में यही क्वेश्चन रहेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।